स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का रवि पी तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों ये क्लास आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन और ये क्लास आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कंसीडर की जा रही है। और इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिस आयोजित कर रहा हूं। आपके प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के मैं आपके समक्ष दोस्तों उपस्थित होता हूं प्रतिदिन 11 बजे। तो आप सभी लोग इस टाइम पर अवश्य उपस्थित हो जाइए। ठीक है, आज थोड़ा सा क्लास लेट हुई है, ठीक है, ट्रैफिक की वजह से। आगे से ये क्लास दोस्तों लेट नहीं होगी, एग्जैक्ट 11:05 पर ये क्लास दोस्तों आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है पहला प्रश्न। मैंने कल आप लोगों को इस सीरीज से कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का जो कलेक्शन मैंने लिया था वहां से मैंने आपको 15 प्रश्न दोस्तों कंसीडर किए थे। आज इसका 16वां प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ऐसे ही ये सीरीज लगातार दोस्तों आगे बढ़ती रहेगी, प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, आपको न सिर्फ यहां पर प्रैक्टिस बल्कि जल्द ही हो सकता है कल से ही आपको मैं आधे घंटे की थ्योरी क्लास प्रोवाइड करूंगा और आधे घंटा आपको उसी थ्योरी, जिस चीज को मैंने आपको थ्योरी करवाया रहूंगा उसी का आपको दोस्तों प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मेरा ये प्लान आपको कैसा लगेगा, यानी कि मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों प्रोवाइड करूं एक ही क्लास के माध्यम से। आपको पहले थ्योरी बता दूं फिर उसी का प्रैक्टिस करवाऊं। तो एक बार सभी लोग मुझे इसके लिए कमेंट करिएगा। वैष्णवी पांडे, आशीष वर्मा, अभिनव मिश्रा, बानी सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, आशीष वर्मा, मैक्सिमम लोगों ने यहां पर डी ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिए सभी लोग आपके देखिए यहां पर डी ऑप्शन यानी कि आलू के कंद कुछ लोग दे रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों ये ऑप्शन गलत होगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। पहला है अदरक की राइजोम से, दूसरा है डहेलिया की जड़ से, तीसरा है बालसम के फूल से और चौथा है आलू के कंद से। ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए, क्लास को एक बार दोस्तों सभी लोग लाइक कर ले और प्रश्नों का जवाब बहुत ही कॉन्फिडेंस से देने का प्रयास करिए। मैं देख रहा हूं कि डी ऑप्शन कई लोगों ने दिया है। दोस्तों डी ऑप्शन यहां पर गलत है। आपका जो ऑप्शन दोस्तों सही होगा वो बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही विकल्प होगा। अब आइए इसको समझते हैं कि ये क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इंसुलिन हार्मोन है इसके दो स्रोत होते हैं। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कहां से होता है तो याद रखिएगा कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जिसका नाम है बच्चों क्या, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज इसका नाम है। ठीक है, और पैंक्रियाज में एक सेल पाया जाता है। ठीक है, और उसका नाम है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से बच्चों इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो बच्चों इसका कार्य होता है कि ब्लड शुगर को कम करना, ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बच्चों अगर इंसुलिन हार्मोन, याद रखिए ये पॉइंट भी, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए तो होगा क्या कि हमें एक रोग हो जाता है जिसे डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। डायबिटीज मिलिटस कहते हैं और इसी को आप लोग मधुमेह के नाम से जानते हैं। इस रोग में होता क्या है कि ब्लड की में जो शुगर की मात्रा होती है, ब्लड में जो शर्करा की मात्रा होती है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है। ठीक है, अगर यही इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो जाए यानी कि हाइपर सेक्रीशन हो जाए तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब यह हुआ कि शुगर की मात्रा, ब्लड में शुगर की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है,
इस स्थिति में व्यक्ति बेहोश हो जाता है और किसी किसी परिस्थिति में रोगी की मृत्यु हो जाती है और इस घटना को इंसुलिन शॉक, इंसुलिन आघात के नाम से दोस्तों जाना जाता है। याद रखिए, किसी भी हार्मोन का कोई सोर्स नहीं होता। हार्मोन खुद हमारे बॉडी में बनेंगे, अपना कार्य करेंगे। हार्मोन अगर बॉडी में बना तो ठीक है, अगर नहीं बना तो दोस्तों हमें कोई ना कोई रोग अवश्य हो जाएगा। लेकिन इंसुलिन हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसका स्रोत होता है और ये डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। बी ऑप्शन बच्चों हमारा यहां पर एग्जैक्टली सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह है। ठीक है, प्रश्न ये है, अच्छा देखिए, ये डहेलिया का पौधा है, उसका फूल है और तो देखिए, इंसुलिन इज अ हार्मोन विच प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। द मेन सोर्स इन इंसुलिन फ्रॉम द रूट्स ऑफ डहेलिया, डहेलिया के रूट से इंसुलिन प्राप्त होता है। एंड देखिए, बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के बीटा सेल से भी इंसुलिन हार्मोन प्राप्त होता है। तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में जो बीटा सेल्स है वहां से इंसुलिन हार्मोन मिलेगा। और अगर नेचुरल सोर्स की बात करें तो ये आपको डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिकांग फिल इन द ब्लैंक्स है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा, इन चारों में से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों पाया जाता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है प्लास्टिड और चौथा है लाइसोसोम। कमेंट करके बताइए, मैं यहां पर आपके कमेंट को देखना चाहूंगा। ठीक है, अरुण सिंह, चंचल शर्मा, रागिनी कुशवाहा, जितेंद्र कुमार सिंह ने बी ऑप्शन बोला है, रागिनी कुशवाहा ने प्लास्टिड। अरे ये कैसी, कितना मतलब इतनी बड़ी गलती। बी, अच्छा बी राइबोसोम है। कुछ लोगों ने प्लास्टिड बोला है। वे सेल्स होती हैं जिसमें केंद्रक, याद रखिएगा, जिसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। और दोस्तों याद रखिए, जैसे ये है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और यहां पर बहुत सारे कोशिकांग, जैसे पहला कोशिकांग है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट रहता है। तो इन सब में बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते। लेकिन मैं लिख दे रहा हूं कि इसमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी आदि अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। बच्चों इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन अब यहां पर ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि ये जो राइबोसोम होता है यह वास्तव में दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। ये जो 70S राइबोसोम होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अब देखिए, यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा दोस्तों यहां पर तो सही विकल्प होगा। ठीक है, अभिनव मिश्रा ने बोला है कि बी होगा।
हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिकांग, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इन चारों में पाया जा रहा है? तो वो है राइबोसोम। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, प्लास्टिड यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, और लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। अरुण सिंह, मैंने आपके कमेंट को पढ़ लिया है, मैं कोचिंग प्रशासन को सूचना दूंगा, इसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है। रागिनी कुशवाहा, रश्मि यादव, राइबोसोम 70S प्रोकैरियोट्स एंड 80। देखिए, रश्मि यादव ने आधा बात सही बोला है और आधा गलत है। एक चीज पूरी तरीके से याद कर लें कि पेपर में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता रहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मैं यहां पर लिख रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल में दोनों पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में 80S प्लस 70S दोनों उपस्थित होते हैं। तो यूकैरियोटिक में दोनों पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर, यानी कि 18वां प्रश्न स्क्रीन पर यह है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? प्रश्न को बहुत केयरफुली पढ़ करके उत्तर दिया करें कि उसमें पूछा क्या गया है। जैसे यहां पर पूछा गया है कि कौन है जो चाकू के द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता। तो देखिए, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं, लिथियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये सब एक प्रकार की मुलायम धातु होती हैं। ठीक है, मुलायम धातु है, लेकिन एल्यूमिनियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता। ए ऑप्शन बच्चों यहां पर हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। और मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने यहां पर एल्यूमिनियम ऑप्शन भी दिया है। आपका एल्यूमिनियम ऑप्शन यहां पर एग्जैक्टली दोस्तों सही विकल्प होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने स्क्रीन पर यह है। आपने कहा था कि आपको न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करवाया जाए, तो यहां पर न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उसको भी यहां पर मैंने कंसीडर किया हुआ है बहुत सिंपल प्रश्न। बस मुद्दा यह है कि आपको उसका फार्मूला पता हो और फार्मूला का एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम चीजों को रख करके लगाएंगे। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है, तो दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब कितनी दूर है, यही आपको यहां पर दोस्तों बताना है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा जवाब सही विकल्प होगा। आप देखिए, उत्तल दर्पण की बात कह रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और वह रेखा जो इस दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है। तो देखिए, जैसे ये है पहला बिंदु फोकस और ये है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए, जो फोकस दूरी होता है यह वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। तो अगर मैं फोकस दूरी निकालूं तो 40 बटे में 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ए डैश और बी डैश। आपको इसी का डिस्टेंस बच्चों बताना है। तो देखिए, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v निकालना है। u का मान यहां पर दिया हुआ, u का मान क्या दिया हुआ है? 0, यानी कि इनफाइनाइट दिया हुआ है। आपको v का मान यहां पर निकालना है।
तो f का मान अभी आपने 20 निकाला, यानी कि 1/20 बराबर 0 प्लस 1 में v। और जब आप इसे सॉल्व, सॉरी ये 20 यहां पर लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो v बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है बच्चों। ये देखिए पहले ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हमारा यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। रश्मि यादव ने बोला है कि वीडियो रुक रही है। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वीडियो रुक रही है। उपासना शुक्ला ने ये फर्स्ट क्लास है, नहीं ये दूसरी क्लास है उपासना शुक्ला। चंचल शर्मा ने बोला है कि हाँ रुक रही है, क्लास रुक रहा है बार बार। अभिनव मिश्रा ने बोला, रश्मि यादव, हिमांशु पांडे। एक बार मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करता हूं, हो सकता है मेरी बात वो सुन भी रहे हों। राजा इमेज दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, तो इनफाइनाइट के लिए हम जीरो डिस्टेंस लिखते हैं, तो 1/20 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/v। v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है? वस्तु की दूरी है। समझ में आया? तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा सही विकल्प होगा। चलेंगे 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न स्क्रीन पर यह है। प्रश्न पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट को बहुत ज्यादा गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरी रंग की गैस का नाम बताइए। लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करेंगे तो बच्चों बहुत अधिक ताप पर गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि NO2 गैस यहां से प्राप्त होती है। और ये जो NO2 गैस होता है यह लाल भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल भूरे रंग का होता है। और यहां पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन एग्जैक्टली सही विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर 21वां प्रश्न है कि एक वस्तु को, अब देखिए सेम वैसे ही प्रश्न यहां पर भी है, कह रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले, अब यहां पर देखिए फोकस लंबाई पहले से ही दे दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी, अब देखिए u का मान भी दे दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछा है मेरे भाई, बहुत सिंपल प्रश्न है। जैसे ही मान लीजिए कि ये है उत्तल लेंस, यहां पर लेंस की बात किया है तो ये है उत्तल लेंस। आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई, इसकी फोकस लंबाई कितना है? उत्तल लेंस की जो फोकस लंबाई है वो है मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि यदि लेंस को वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां पर कोई वस्तु रखी जा रही है ए और बी, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। यानी f का मान दे दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। और u का मान दे दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। v का मान आपको यहां पर बताना है। कमेंट करके बताइए कि यहां पर आपके अकॉर्डिंग दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा, ठीक है। यहां पर देखिए फॉर्मूला u आप साइन कन्वेंशन जानते होंगे कि u का मान यहां पर क्या होता है? नेगेटिव होगा हमेशा। u का मान हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि लेंस या दर्पण कुछ भी हो, लेंस या दर्पण कुछ भी हो, ये सदैव दर्पण या लेंस के बाएं साइड यहां पर रखा जाता है। तो फार्मूला देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v आपको निकालना है और इसका मान नेगेटिव है, यानी कि ये आ गया -1/30 आ गया। और f का मान देखिए क्या दिया है? f का मान 10 दिया है ना, f का मान 10 दिया है, तो यहां पर 10 लिख दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1/v, ये 3 - 1 आएगा,
बटा में 30 माइनस 1/30 प्लस 1/30 माइनस 1/30 प्लस 1/10। हाँ, ऐसे करेंगे तो ये आ गया आपका 30 माइनस 2 प्लस -1 प्लस 3 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/30 आएगा और डिवाइड करेंगे तो बच्चों 15 सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा। देखिए कहां पर दिया है, 20 बी ऑप्शन में दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 15 सेंटीमीटर आपका यहां पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार और अपने से भी सॉल्व करेंगे तो आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। पहला है एथेनोइक अम्ल, दूसरा है मेथेनॉल, तीसरा है एस्टर और चौथा है इथेनॉल। कमेंट करके बताइए। रश्मि यादव ने 22वीं के लिए ए ऑप्शन बोला है, ए ऑप्शन गलत है। यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। ये जो एस्टर है इसका इत्र बनाने में भी प्रयोग होता है और बच्चों इसी स्वाद को मतलब स्वाद के एजेंट के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के कक्षा में 2 और m कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। पहली कक्षा है K, दूसरी कक्षा है L। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और L में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और L में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और L में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8 है, और फिर यहां पर एक सेल और आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब आपसे देखिए पूछा क्या है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और M कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए मैग्नीशियम के K कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 8 है, M में कितना है, 2 है। आपसे यही प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और M कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो KLMN ये 4 शेल हैं, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और M में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन बच्चों सही जाएगा वो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या क्लास अब सही हुई है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए। रश्मि यादव, अरुण सिंह का डी ऑप्शन, अभिनव मिश्रा का डी ऑप्शन, जितेंद्र कुमार सिंह का डी ऑप्शन, रश्मि यादव 23वीं के लिए डी ऑप्शन, चंचल शर्मा का डी ऑप्शन। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने यहां पर सही जवाब दिया है। उपासना शुक्ला का डी ऑप्शन। प्लीज एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या यह क्लास अब सही हुई है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। ये प्रश्न है 24 में पूछा गया है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग बच्चों जिसे बोला जाता है मोमेंटम। क्या बोलती हैं, मोमेंटम बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अंग
आहार नली के भाग नहीं हैं? ऐसे कौन से अंग हैं जो आहार नली के भाग नहीं हैं? अब क्लास रुक रही है तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके लिए परेशान ना हो, थोड़ा सा मैनेज करिए। देखिए, मनुष्य का जो आहार नाल होता है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई याद रखिएगा कि ये 33 फीट होता है, 33 फीट लॉन्ग होता है। और मनुष्य के आहार नाल का जो पहला अंग है वो है मुख यानी कि माउथ। दूसरा अंग है ग्रसनी, जिसे इंग्लिश में फायरिंग्स कहते हैं, फायरिंग्स। तीसरा अंग है ग्रास नली, जिसे इसोफेगस कहते हैं या इसे फूड पाइप भी कहते हैं। चौथा अंग है आमाशय, बड़ी आंत है, इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग होता है इसका सीकम, दूसरा भाग होता है बृहदांत्र, और तीसरा भाग मुख गुहिका और ग्रास नली ये भी है। लीवर और अग्नाशय ये नहीं है। डी होगा, यहां पर रागिनी कुशवाहा ने बोला है। यहां पर देखिए, अभिनव सिंह मिश्रा ने बोले जितनी देर चलते हैं उतनी देर रुकते हैं, कैसे मैनेज होगा। बृहदांत्र और मलाशय गलत है, ठीक है। अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करोगे ना तो बेटा ये लीवर को भी उत्सर्जन तंत्र में कंसीडर करना पड़ेगा। लीवर भी तो विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, त्वचा भी उत्सर्जी तंत्र में आ जाएगा। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र की अगर मैं बात करूं तो उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग हैं। किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ये 4 प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, लेकिन कुछ सेकेंडरी हैं जो उत्सर्जन करने के लिए फेमस नहीं है लेकिन उत्सर्जन करते हैं। लीवर भी उत्सर्जय अंग में आता है लेकिन सेकेंडरी वाले में, ठीक है। त्वचा हो गया, अश्रु ग्रंथियां हो गई, स्वेद ग्रंथियां हो गई, मलाशय हो गया। ये सब जैसे होता नहीं कि कुछ, जैसे मैं मुख्य रूप से विज्ञान पढ़ा रहा हूं लेकिन मुझे अगर 1-2 चैप्टर मैथ्स के भी दे दिए जाएं तो मैं उसको पढ़ा लूंगा। तो लीवर अपना कार्य करने के लिए फेमस है ही, लेकिन कुछ उत्सर्जन में भी हेल्प कर देता है। तो यहां पर बच्चों आपका जवाब डी ऑप्शन सही होगा। लीवर और अग्नाशय आहार नली के भाग नहीं है, आहार नाल के भाग नहीं है, हमारे पाचन तंत्र के भाग हैं लीवर और अग्नाशय, पाचन तंत्र के, लेकिन आहार नाल के भाग ये नहीं होते, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बच्चों यहां पर सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। एक बार मुझे सभी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो समझ में आया या नहीं। आपके मन में किसी चीज को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। बच्चों ये रहा 26वां प्रश्न। ये देखिए आपके सामने मैंने आहार नाल का पूरा अंग कंसीडर किया हुआ है। ये है माउथ, ठीक है, ये है इसोफेगस, ये जो नली है इसे इसोफेगस कहते हैं। फिर स्टमक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन लीवर, स्टमक, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, ये सब आहार नाल के भाग नहीं हैं। ये हमारे पाचन तंत्र में आते हैं लेकिन आहार नाल में नहीं आते हैं। चलिए, अभिनव मिश्रा ने बोला है कि ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। वेरी गुड। जो लीवर होता है,
लीवर का कई कार्य, लीवर हमारे शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन है। अब मैं जैसे ही ये पॉइंट बोलूंगा वैसे ही कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो मेरे इस पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में और सोचेंगे कि सबसे बिजी तो हार्ट होता है, हृदय होता है। याद रखिए, हमारे बॉडी का जो सबसे बिजी ऑर्गन है वो लीवर है, सबसे बिजी ऑर्गन। हृदय का कार्य होता है कि वह ब्लड को पंप करता है। हृदय सिर्फ एक ही कार्य करता है, लेकिन लीवर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो जो बहुत सारे कार्य करेगा वो आप बिजी होगा, कि जो एक ही कार्य करेगा वो बिजी होगा। ठीक है, तो सबसे बिजी ऑर्गन लीवर होता है। ठीक है, यहां पर रागिनी कुशवाहा सर जी, सबसे ज्यादा लीवर के का, हाँ लीवर सबसे, यही कारण है कि लीवर अगर फेल हो गया तो फिर बचना मुश्किल ही है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन की घटना साबित करती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। यांत्रिक नहीं, अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ। सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा देखिए, यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम होना आवश्यक नहीं होता। माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, चल सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, समांतर कंपन करते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे भी तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है कोई स्प्रिंग, और जब आप इस स्प्रिंग को पकड़कर खींचकर छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे कंपन करेगा, ऐसे। तो ये है अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिशा में तरंग है उसी दिशा में मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये है कोई रस्सी, और इस रस्सी को पकड़कर ऐसे झटक दें तो ये रस्सी इस तरीके से कंपन करना प्रारंभ करेगी। तो इसमें जो माध्यम रस्सी के जो कण है वो देखिए परपेंडिकुलर कंपन कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ तरंग। तो पोलराइजेशन, ध्रुवण, एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश तरंगों को टूरमैलिन के क्रिस्टल से गुजारा जाता है, टूरमैलिन के क्रिस्टल से। तो देखा गया कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वही, मतलब प्रकाश तरंगे वहां से पास कर रही हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगों को प्रूफ करता है। सी ऑप्शन यहां पर दोस्तों सही होगा। याद रखिएगा कि पोलराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, अर्थात प्रकाश के जो पार्टिकल्स हैं, जो फोटोन हैं, वो दिशा के लंबवत कंपन कर रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों यहां पर सही जवाब होगा। चलेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी के लिए सही है। दोनों अकार्बनिक हैं, ये तो गलत है। दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, ये भी गलत है। ब्लीचिंग पाउडर कार्बनिक है लेकिन डीडीटी कार्बनिक यौगिक नहीं है। दोनों में क्लोरीन है, यही सही है।
दोनों में कैल्शियम है, ये गलत है। देखिए ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और जो DDT होता है ये तो एक कीटनाशक है, इसका पूरा नाम होता है डाइफेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, तो देखिए इसमें कैल्शियम कहीं नहीं है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया। दोनों कार्बनिक हैं, ये तो कार्बनिक है लेकिन ये कार्बनिक नहीं है। दोनों अकार्बनिक है तो ये भी गलत था। सी ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। एक बार सभी लोग, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक अवश्य करें। आरती विश्वकर्मा ने सी ऑप्शन बोला है, रश्मि यादव ने सी ऑप्शन बोला है, चंचल शर्मा ने सी ऑप्शन बोला, वेरी गुड। आरती विश्वकर्मा, दीपक बरनवाल, रागिनी कुशवाहा, दीपक बानी सिंह, ठीक है। चलिए अभिनव मिश्रा, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है, और डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन ये DDT का फुल फॉर्म है। चलिए सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और मैं बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित, ये मैं बता चुका हूं और मैं आपको कल भी ये बताया था। बस कल वाले देखिए, ये रेलवे में दूसरी बार पूछा गया है और एक ही वर्ष में दूसरी बार पूछा गया है, 2018 वाले ALP में। याद रखिएगा कि पहली बार जब पेपर हुआ तो उसमें जो है यहां पर नियासिन नहीं था, वहां पर विटामिन B3 था, और यहां पर नियासिन कर दिया है। जरा सोचिए, बस एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। भाई विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो नियासिन या निकोटिनिक एसिड ही तो होता है। नियासिन या निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 का नाम है। तो कौन सा अमीनो अम्ल है जो नियासिन में परिवर्तित होता है, कल बताया था आपको, वो है ट्रिप्टोफैन। सी ऑप्शन यहां पर दोस्तों सही होगा। ठीक है, अभिनव मिश्रा, विनीत यादव, दीपक बरनवाल, वेरी गुड दीपक भाई, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, ये प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे पाई जाती है? हाँ, रश्मि यादव ने ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बोला है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को TRP के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिए एक पॉइंट और, ये जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, इसके बारे में एक प्रश्न बहुत फेमस है, इस चीज को याद रखिएगा, ये ज्यादा पेपर में पूछा गया है। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के कारण हमारे त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। हल्का मतलब क्या? गोरा हो जाता है, गोरा। यानी अगर ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल होगा तो हम गोरे रहेंगे। और इसके साथ एक लोचा है। लोचा ये है कि धूप में यह नहीं बनता। ठीक है, तो धूप में ये नहीं बनता, और अगर ये है तो हमारे त्वचा का रंग गोरा हो जाएगा, और नहीं है तो हमारे त्वचा का रंग गाढ़ा यानी कि सांवले हो जाते हैं हम। तो जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है ये धूप में नहीं बनता। यही कारण है कि धूप में कार्य करने वाले जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनकी त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, अर्थात वो सांवले हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो गर्म प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज,
जिम्बाब्वे, इन सब जगहों के जो व्यक्ति होते हैं वो पूरी तरीके से काले होते हैं। ठीक है, अभिनव मिश्रा ने बोला है कि मेलानिन या पिगमेंटिन पढ़ा था मैंने। तो जो आपने पढ़ा है वो भी सही है। मेलानिन जो होता है वो हमारे त्वचा के रंग को गाढ़ा बनाता है, हमारे त्वचा के रंग को गेहुआ बनाता है। मैंने क्या बताया है यहाँ पर कि ये हमारे त्वचा के रंग को हल्का करता है। अगर पूछे त्वचा के रंग को गाढ़ा कौन बनाता है, मेलानिन। त्वचा के रंग को हल्का कौन बनाता है, ट्रिप्टोफैन। चीज़ों को सही से समझिए, फिर अपने मन का जो भ्रम है उसे दूर करिए। ठीक है, मेलानिन के कारण रंग काला या गोरा होता है, बानी सिंह ने बोला है। मेलानिन के कारण रंग काला होगा, त्वचा का रंग सामान्य बनेगा। जो स्किन की कलर होती है वो मेलानिन के कारण होती है। ठीक है, चलिए, अरे यार, इसका सही उदाहरण अगर देखना चाहते हो तो गर्मियों में अगर आप हाफ टी शर्ट पहन करके टहल रहे हैं गर्मियों में, तो जहां तक आपकी बॉडी कवर रहती है वो देखिए गोरा हो जाता है, जो सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, और जो सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वो काला हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये देखिए। अच्छा, प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रोस्टेट ग्लैंड किसके नीचे पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाई जाती है। ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। और ये देखिए, इसका डायग्राम भी है। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए, ये जो बना है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। उसी के नीचे क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यहीं पर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, पुरुष में, महिलाओं में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है। पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय, चौथा है बीजांड। तो ये जो बीजांड होता है यह बीज में परिवर्तित होता है, और अंडाशय जो होता है यह फल में परिवर्तित होता है। डी ऑप्शन हमारा यहां पर दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, डी ऑप्शन एग्जैक्टली सही है। 31 पर आते हैं। 31 में देखिए, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होती हैं। प्रजनन में युग्मक पैदा होती हैं, युग्मक के केंद्रकों को संलयन होता है, वंश विविधताओं को दर्शाता है। ए ऑप्शन बच्चों यहां पर सही जवाब होगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी ही होती है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के 100% समान होगा, 100% समान होगा। इसीलिए अलैंगिक प्रजनन की विधि के द्वारा उत्पन्न संतान को हम लोग क्लोन या रैमिट के नाम से जानते हैं। जैसे बैक्टीरिया से उत्पन्न बैक्टीरिया सेम वैसे ही होगा, अमीबा से उत्पन्न अमीबा सेम वैसे ही होगा। लेकिन हम लोग अपनी माता पिता से उत्पन्न हैं, लेकिन हम अपने माता पिता के साथ समानता और विभिन्नता दोनों प्रदर्शित करते हैं। हमारे कुछ लक्षण माता पिता से मिलते हैं और कुछ लक्षण नहीं मिलते। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि पिता के पास टोटल 46 गुणसूत्र था, लेकिन हमारे पास आया कितना? 23। यानी 46 में से 23 आया, 23 नहीं आया। जो आया वो सिमिलैरिटी उत्पन्न करेगा, जो नहीं आया वो डिससिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर दोस्तों सही होगा। चलिए, इसके आगे आपको मैं कल क्लास लूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
और कल प्रयास किया जाएगा कि वीडियो ना रुके, ठीक है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी जिस वजह से आज आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ा है। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर किसी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट करके बता सकती हैं। अपना टॉपिक भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल से मैं चाहता हूं कि आधे घंटे की आपको थ्योरी लूं और आधे घंटे का आपको प्रैक्टिस करवाऊं। तो आप सभी लोग, आपका डिफिकल्ट टॉपिक क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उन 2 4 6 टॉपिक्स जो आप बताएंगे उसमें से एक एक करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सभी लोग एक बार फिर से वीडियो को देख लें, जिन लोगों ने लाइक ना किया हो वो कर लें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और टाइम याद कर लें कि मैथ्स की क्लास आपको 9 बजे मिलती है और साइंस की क्लास आपको 11 बजे मिल रही है। शाम को 6 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।